Assalamu alaikum everyone. In the previous lecture, we learned how to calculate the volume of solid by this method. If you haven't seen that video, I have added a link to you in the description. You can go and watch the video first. So in this calculus video tutorial, we will explain how to use the washer method to calculate the volume of solid when the region enclosed by the curves are rotated about the x-axis and y-axis and non-axis, or the another line which is parallel to x-axis or y-axis. Let's start now. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा जो कि रिलेटेड टू डिस्क मेथड था तो आप वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उस मेथड के बगैर आपको नेक्स्ट मेथड जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो वॉशर मेथड है, वो कभी समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि डिस्क मेथड के अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रा रिकॉल करें, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी रीजन हो और उसके अंदर अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन यूज़ करें या कोई स्ट्रिप यूज़ करें जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी, अगर वो स्ट्रिप जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर टच भी कर रही हो, तो उस रीजन और स्ट्रिप को रोटेट करने से जो 3 डायमेंशनल सॉलिड हमें मिलता था वो एक डिस्क की फॉर्म में हुआ करता था। और उसी कंडीशंस को हमने बाद में आगे जाके सर्कुलर डिस्क का भी नाम दिया था। तो हम इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रीजन जो है वो बाउंड हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b के दरमियान। और हम यहाँ पर अगर एक स्ट्रिप लेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप जो है ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, यानी यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है। बट ये बात याद रखनी है कि डिस्क मेथड के लिए यही एप्लीकेबल था, जो हम स्ट्रिप या क्रॉस सेक्शन लेंगे उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर इंटरसेक्ट करना भी ज़रूरी था। अब इस स्ट्रिप और इस रीजन को अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो आफ्टर 360 रेवोल्यूशन हमें एक सर्कुलर डिस्क मिलती थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस मेथड को हमने प्रीवियसली बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। इस फिगर को हम नॉर्मली यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये एक रीजन आपको नजर आ रहा है और ये जो स्ट्रिप है, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन पर परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इसको इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो हमने क्या कहा था कि जब हम इसको रोटेट करेंगे अलोंग एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन तो हमें इस तरह की एक सर्कुलर डिस्क मिलनी थी, जो हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था। सो ये पार्ट हमारा बहुत अहम है, इसको बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द बाउंड्री। इसका मतलब जरा हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में जो हमारा रीजन है वो बाउंड हुआ है दो फंक्शंस के दरमियान। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं ये जो रीजन है ये बेसिकली एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के दरमियान बाउंड है। और यहाँ पर जो जी ऑफ एक्स है, हमने इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिया है। अब आप एक और चीज ऑब्जर्व करें कि इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने लिया है वो हमारी बाउंड्री नहीं है, पार्ट ऑफ बाउंड्री नहीं है, यानी ये जो सी आपको नजर आ रही है लाइन, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब बच्चों यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर स्ट्रिप लेता हूँ, आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन है या ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर तो है, ये आपको नजर आ रहा है, ये परपेंडिकुलर तो है, मगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को टच नहीं कर रही है। हालांकि डिस्क मेथड में क्या होता था, स्ट्रिप जो थी वो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ जिस एक्सिस के गिर्द हम उसको रिवॉल्व करते थे उस पर इंटरसेक्ट भी कर रही होती थी। अब आपने यहां पर इसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, इस स्ट्रिप और इस रीजन को जब हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपने 3 डायमेंशन में इसको विजुलाइज करना है। एक तो आपको इस कर्व, इस स्ट्रिप और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान गैप नजर आ रहा है, यहां पर ये गैप है।
अब ऑब्वियसली जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये जो गैप है ये बीच में जरूर रहेगा, मगर ये गैप भी साथ साथ रोटेट हो रहा होगा। अब इसके रोटेट होने की वजह से यहां पर भी एक सर्कल की फॉर्म में आपको सॉलिड नजर आएगा। मिसाल के तौर पे अगर इसको हम रोटेट करते हैं लाइक 180 डिग्री, ये 180 डिग्री रोटेट हुआ है। अब आप गौर करें, ये जो गैप आपको नजर आ रहा है, इस गैप की वजह से भी आपको एक सर्कल नजर आएगा। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। पिछले डिस्क के केस में ऐसा कुछ नहीं होता था। यानी आप गौर करें कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर स्ट्रिप है। जब उस स्ट्रिप को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो बेसिकली एक गैप बीच में होगा, एक होल होगा जो जनरेट हो जाएगा। अब आप इसकी प्रॉपर एनिमेशंस देखें तो ये बड़ा सर्कल कहाँ से आ रहा है, जैसे आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, जब ये स्ट्रिप रिवॉल्व करेगी, ये रेक्टेंगल रिवॉल्व करेगा, तो ऑब्वियसली इस रेक्टेंगल की वजह से भी एक बड़ा सर्कल बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सॉलिड जनरेट होगा वो दिस लाइक अ वॉशर होगा। जैसे एक वॉशर होता है उसी तरह का एक सॉलिड जनरेट हो रहा है। अब ये वॉशर क्यों जनरेट हो रहा है आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर इंटरसेक्शन ना होने की वजह से जो गैप था वो गैप भी साथ साथ रोटेट होगा, और वो गैप की वजह से एक आपको छोटा सा होल इनसाइड द होल नजर आ रहा है जो बिल्कुल खाली है, इसके अंदर शेडिंग एरिया नहीं होगा। राइट जी। तो अब हमारा ये एक वॉशर जनरेट हो गया है लाइक दिस। अब हमें वॉशर में क्या चीज नजर आई, वॉशर मेथड में ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है, ये जो हमारी स्ट्रिप होती है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर तो होती है मगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर रही होती। तो जब आप उस रीजन और स्ट्रिप को रोटेट करते हैं तो जो भी सॉलिड आपको 3 डायमेंशन मिलेगी वो एक वॉशर होगा, डिस्क नहीं होगा। ये हमने देखा था कि प्रीवियस केस में हमारे पास लाइक अ वॉशर, इस तरह का एक वॉशर जनरेट हो रहा था। अब यहाँ पर बच्चों हम गौर करते हैं कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था जैसे हमने पिछले केस में देखा था। अब क्योंकि यहाँ पर 2 सर्कल्स बन रहे हैं, एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है, अगर आप उस वॉशर को एज्यूम करें 3 डायमेंशनल में, आप अपने जहन में उसको लाएं, तो उस वॉशर में भी आप देखेंगे कि एक बाहर वाला सर्कल होता है और एक अंदर वाला सर्कल होता है। तो ऑब्वियसली इसके 2 ही रेडियस होंगे। तो यहाँ पर जो आउटर रेडियस है उसको हम कैपिटल आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेडियस की डेफिनेशन हमें पता है कि सर्कमफेरेंस से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस होता है। तो इस केस में हमारा जो बिगेस्ट सर्कल आपको नजर आ रहा है बाहर वाला, उसके रेडियस को हम कैपिटल आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह हम एक इनर रेडियस भी देखेंगे, जो अंदर वाला सर्कल है वो उसका होगा, उसको हम स्मॉल आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप जरा याद करें, पिछले केस में वो जो गैप था, उस गैप की वजह से जो होल बन रहा था वो अंदर वाला था, और वहां पर शेडिंग नहीं है डियर स्टूडेंट्स। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहां तो पहले भी गैप था, तो इसका मतलब है हमारा शेडिंग एरिया जो है वो सिर्फ ये जो मैंने यहाँ पर शो किया है वो ये वाला होगा, ऊपर वाला। अंदर होल है और होल के अंदर कोई शेडिंग नहीं होगी, जैसे वॉशर में आपको नजर आता है एक होल है। अब मुझे इस शेडिंग का एरिया देखना है। अब आपको प्रीवियस केस में भी याद होगा, अगर हमें इसका एरिया देखना है तो हमें इसका रेडियस चाहिए होगा, और रेडियस हमें पता है कि आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर कह रहे हैं, इनर रेडियस को हम स्मॉल आर कह रहे हैं। तो अब हमें पता है कि अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करने जाएं, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ बिग सर्कल, अब हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस केस में हमारा एरिया ऑफ बिग सर्कल है, तो बिग सर्कल के रेडियस को हमने कैपिटल आर का नाम दिया है, सो दैट्स व्हाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेम एज हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब अगर हमें इस वॉशर का एरिया निकालना है तो उसकी कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि ये वॉशर, हम एक वॉशर यहाँ पर दिखा रहे हैं जैसे प्रीवियस केस में हमने डिस्क में देखा था। अब क्योंकि ये वॉशर जो है ये हमारा एक्स एक्सिस पर लोकेट हुआ है, सो दैट्स वाई इसकी हाइट को मैं डी एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हमने एरिया ऑफ वॉशर देखना होगा तो ऑब्वियसली ये एरिया ऑफ शेडिंग देखना होगा। तो अगर हम इस बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो ऑब्वियसली हमें वॉशर का एरिया मिल जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ बिग सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर एक्स था, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एक्स होगा।
और यहाँ से अगर हम पाई को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ वॉशर बनेगा वो पाई ब्रैकेट्स कैपिटल आर स्क्वायर एक्स माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया निकला है वॉशर का। अब हमें तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो एरिया यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर एक्स माइनस आर स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब लेकिन ये तो वॉल्यूम एक वॉशर का निकला है। अगर आपको याद हो, हमने जैसे डिस्क मेथड में कहा था कि जब वो स्ट्रिप जो रोटेट हो रही थी उसकी वजह से इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स बन रहे थे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी वॉशर्स बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम 1 बाय 1 हर एक वॉशर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। मगर हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम जस्ट उसको ए से बी के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हमें टोटल सॉलिड का वॉल्यूम दे देगा। तो ये अब हम क्राइटेरिया अपना यहाँ पर सेट कर लेते हैं कि वॉशर मेथड क्या होगा। वॉशर मेथड is formed by revolving a rectangle which is perpendicular to axis of revolution but not touching the axis of revolution। ये हमने अभी बात की थी कि अगर हमारा वॉशर मेथड उस वक्त एप्लीकेबल होगा जो स्ट्रिप या क्रॉस सेक्शन हम यूज करेंगे वो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन पर परपेंडिकुलर तो होगा मगर उसकी इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा दिया है, ये गैप आपको बीच में नजर आ रहा है। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो इस गैप की वजह से ये होल बनता हुआ आपको नजर आ रहा है और ये बड़ा सर्कल इस स्ट्रिप की वजह से बन रहा है। तो अब हम डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने एक 3D को जनरेट किया है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये मेरे पास एक कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, और ये जो बाउंडेड रीजन है ये बेसिकली x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के दरमियान बाउंड हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको अगर हम x एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करें, x एक्सिस हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्योंकि जो स्ट्रिप है ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर तो है मगर इसकी इंटरसेक्शन में नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली जो भी फिगर जनरेट होगी वो एक वॉशर की होगी। अब आप इसको 3D में विजुलाइज करें, अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूं तो यहाँ जो गैप है इस गैप की वजह से ये होल बनेगा और बाकी जो स्ट्रिप मूव कर रही होगी उसकी वजह से ये बड़ा सर्कल बनेगा। सो इट विल बी अ वॉशर। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, लेट द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी। और यही हमने कहा था ये रीजन इन चार चीजों के दरमियान अगर बाउंड है उसको अगर हम हॉरिजेंटल एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे मगर ये स्ट्रिप जो होगी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी रीजन को, तो जितने भी हर क्रॉस सेक्शन, ईच क्रॉस सेक्शन एट एक्स, ईच क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, ये तो हमने एक क्रॉस सेक्शन शो किया है, एक क्रॉस सेक्शन के अगेंस्ट एक वॉशर बनेगा, तो जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे उसके गिर्द उतने ही, उसके अगेंस्ट उतने ही वॉशर बन रहे होंगे। अब हम क्या कहते हैं, उसका आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर ऑफ एक्स से, जैसे पीछे मैंने कहा था, और स्मॉल आर ऑफ एक्स उसका इनर रेडियस होगा। तो जो वॉल्यूम होगा वो दिस विल बी पाई इंटू आर एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी डेफिनेशन को अगर आप इन टर्म ऑफ वाई करें, यानी इसी फिगर को अगर हम कहें कि यही जो कर्व है मगर इस केस में जो हम स्ट्रिप यूज करेंगे वो हॉरिजेंटल स्ट्रिप होगी। ये बात आपको बार बार याद रखनी है। डिस्क मेथड में भी हमने कहा था कि जब हम वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं जो स्ट्रिप यूज करते हैं वो हॉरिजेंटल स्ट्रिप होती है। तो अगर हम इसको वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करें तो हमारे पास इस तरह की एक 3D आपको बनती नजर आएगी लाइक अ वॉशर। अब लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात है जो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा कि जब भी वाई एक्सिस का केस आता है आपने बहुत केयरफुल रहना है। देखिए वाई एक्सिस में पिछले केस में हमारी कर्व थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इन टर्म ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं होगा, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y होगा। यानी जो भी कर्व होगी वो x होगी इन टर्म ऑफ y, इसी तरह x होगी इन टर्म ऑफ g ऑफ y। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, रीजन बाउंडेड x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, x इज इक्वल टू g ऑफ y, y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। तो इस केस में इन चारों के दरमियान हमारा रीजन बाउंड हो रहा है। अगर इसको हम वर्टिकल एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे यानी y एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे
तो जो हमारा आउटर रेडियस है उसको हम कैपिटल आर ऑफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा जो स्मॉल रेडियस है उसको स्मॉल आर ऑफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वॉल्यूम होगा हमारे पास वो इस केस में ये चीज बन जाएगी। अब ये हमारी समरी है और ये आपने ज़रूर याद रखनी है, इसको ज़रूर लिख कर रखें क्योंकि हमने डिस्क मेथड में भी यही समरी यूज़ की थी, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। ये सबसे पहला स्टेप हमने ग्राफ द बाउंडेड रीजन, यानी जो क्वेश्चन गिवन होगा उसकी जो भी इक्वेशंस गिवन होंगी कर्व की लाइन को, उनको मिलने के बाद जो भी ग्राफ बन रहा होगा पहले हमने उसका शेडेड एरिया बाउंड करना है, दिखाना है वो क्या है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लिया करेंगे जो परपेंडिकुलर होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अगर वो स्ट्रिप या क्रॉस सेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर तो हो मगर उसको इंटरसेक्ट ना कर रहा हो तो हम कहेंगे हमारा वॉशर मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। स्टेप 3 में हमने क्या कहा था कि बाउंड्रीज निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इट्स ओके, हमें निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं गिवन तो सबसे आसान तरीका हमने क्या कहा था कि जो भी इक्वेशंस गिवन होंगी उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया करेंगे, वो हमारी बाउंड्रीज हुआ करेंगे। स्टेप नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वहां हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप को यूज करना है और हमने 2 रेडियस कैलकुलेट करने हैं, कैपिटल आर ऑफ एक्स द रेडियस ऑफ बिग डिस्क, स्मॉल आर ऑफ एक्स द रेडियस ऑफ स्मॉल डिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेडियस है आर ऑफ एक्स, मैंने उसकी इक्वेशन यहाँ बना दी है। अगर आपको याद हो तो पिछले किस मैंने एक जब शुरू में वॉल्यूम प्रूफ किया था तो वहां पर जो आउटर सर्कल था, बाहर वाला सर्कल था, उसके रेडियस को कैपिटल आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया था और वो क्या था, इस सर्कमफेरेंस से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस रेडियस है। मगर देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इक्वेशन विद लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिप टू रोटेटिंग एक्सिस माइनस रोटेटिंग एक्सिस। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने वहां पे की थी, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन में मजीद क्लियर करूंगा। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है, सेट अप द डेफिनेट इंटीग्रल एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय द गिवन फार्मूला, और ये फार्मूला अभी हमने प्रीवियसली प्रूव भी किया है। अब स्टेप नंबर 6 में क्या होगा कि अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन y एक्सिस बन जाएगा या पैरेलल टू y एक्सिस बन जाएगा तो हमारी वर्टिकल की जगह हॉरिजेंटल स्ट्रिप यूज होगी और इस केस में जो रेडियस होगा वो कैपिटल R इन टर्म ऑफ y होगा और स्मॉल r इन टर्म ऑफ y होगा। और लास्ट स्टेप में हमने क्योंकि y एक्सिस के गिर्द रोटेट करने की वजह से जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का उसमें x की जगह सिर्फ y रिप्लेस हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर एग्जाम्पल। अब आप इसको अच्छी तरह जरा समझेंगे कि हमारे स्टेप्स क्या हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि वॉशर मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना था कि रीजन बाउंड करना है, तो उसके लिए आप अपनी इक्वेशंस देखें। वो कहता है द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 इज रिवॉल्व अबाउट द एक्स एक्सिस टू जनरेट अ सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब आप इसको ऑब्जर्व करें कि सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं ग्राफ द बाउंडेड रीजन। अच्छा, अब पहली इक्वेशंस को अगर आप देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको पता है ये एक्स स्क्वायर हमें बता रहा है कि ये एक पैराबोलिक कर्व होगा और नेक्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 और ये x की पावर 1 यानी x हमें बता रहा है ये कि लीनियर इक्वेशन बनेगी यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसको स्केच करना हम सीख चुके हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसके अंदर -2 से 2 तक के पॉइंट्स लिए हैं, यानी आप अपनी मर्जी से और पॉइंट्स भी ले सकते हैं। कि पहले इसमें -2 पुट किया तो -2 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर y को मैं f ऑफ x दे रहा हूँ तो डजंट मैटर, तो पहले आप -2 पुट करें x की जगह तो -2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, फिर -1 पुट करें 0, 1 एंड 2। आप और वैल्यूज भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, सिर्फ ग्राफ को आपने सही तरीके से ड्रॉ करना है। दूसरी हमारी है -x प्लस 3, इसके भी -2 से 2 तक पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्केच। अगर आप थोड़ा सा इसकी स्केच की तरफ गौर करें तो बच्चों पहले पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो -2 पर 3 है, तो जैसे आप देख सकते हैं x -2 पर ये 3 है, -1 पे 2 है, -1 पे 2 है, 0 पर 1 है, ये 0 पर 1 आ गया, 1 पर 2, 1 for 2 एंड 2 for 3। तो ये जो आपको एक ब्लू कर्व बनता नजर आ रहा है ये एक पैराबोला बन रहा है और ये किसके अगेंस्ट बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो मैंने यहाँ लिख दी है। दूसरी इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, जो ग्रीन वाला है -2 पे 3 लाइक -2 for 3, -1 for 4, -1 पे 4, ये देख ले -1 पे
आपके अगर अगली वैल्यू 4 आ रही है, और इसी तरह फिर आप बाकी वैल्यूज को साथ साथ ड्रॉ करते रहें। 0 पर 3, ये आप ग्रीन लाइन को देखें, 0 पर 3, 1 पर 2 एंड 2 पर 1। तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब आप हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होने जा रहा है, ग्राफ द बाउंडेड रीजन। अब आप जरा ऑब्जर्व करें कि हमारा ग्राफ कहाँ पर बाउंड हो रहा है। हम देख सकते हैं वो हमारा ये वाला शेडिंग एरिया होगा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, हमने चेक करना है कि इस पर कौन सा मेथड एप्लीकेबल है, डिस्क है या वॉशर है या कोई दूसरा मेथड है। अब देखिए हमने क्या कहा था, अब यहां पर हमने सबसे पहले एक स्ट्रिप लेनी है, एक क्रॉस सेक्शन लेना है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर गौर करें, अगर मैं वो स्ट्रिप परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन लूंगा तो क्या वो हॉरिजेंटल होगी या वर्टिकल होगी। अब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्योंकि एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस के गिर्द ही तो रोटेट करवाई जा रही है बात, ये वाला एक्स एक्सिस। तो आप एक अगर वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे लें तो आप गौर करें ये जो स्ट्रिप होगी वो बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर तो जरूर होगी, मगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। डेट्स वाई यहां पर डिस्क मेथड के बजाय वॉशर मेथड को हम यहां पर यूज करेंगे। सो एज रोटेशन इज अबाउट एक्स एक्सिस, सो वी विल यूज द वर्टिकल स्ट्रिप। ये मैंने उन स्टेप्स में भी बताया था कि अगर हमारा रोटेशन एक्स एक्सिस के गिर्द हो रही है तो वर्टिकल स्ट्रिप, वाई एक्सिस के गिर्द हो रही है तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप। और ये बात भी ऑब्जर्वेशन वाली है कि स्ट्रिप इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बट नॉट टचिंग, सो द वॉशर मेथड इज एप्लीकेबल। ये आप देख सकते हो कि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप यूज की, और वर्टिकल स्ट्रिप ये जो येलो आपको नजर आ रही है ये बेसिकली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे परपेंडिकुलर तो है मगर इसको टच नहीं कर रही, तो हमारा वॉशर मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं, वो हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बाउंड्रीज। अब यहां पर बाउंड्रीज नहीं गिवन, तो आसान तरीका क्या है, ये जो आपको कर्व और लाइन की इक्वेशन नजर आ रही है इनको सॉल्व कर लें, इनको इक्वेट कर लें। तो इन दोनों को मैंने इक्वल रखा है, सिंप्लीफाई किया है, फैक्टराइजेशन की है, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो बाउंड्रीज हमारी x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू -2, वैसे आप देख भी सकते हैं ये x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2, ये हमारी बाउंड्रीज आ गई है। अब हम सबसे अहम स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए ये हमारा स्ट्रिप थी, अब मैं आपसे रेडियस की बात करूंगा। सबसे पहले मुझे कैपिटल R ऑफ x चाहिए। देखिए कैपिटल R ऑफ x का मतलब क्या होता है, बिगेस्ट रेडियस, बड़ा वाला रेडियस। अब आप यहां पर ये देखो कि यहां पर मैंने इसको कैपिटल R ऑफ x का नाम दिया, मगर क्यों दिया, अब मैं उस फॉर्मूले को जरा रिकॉल करता हूं, मैंने क्या कहा था। देखें यहां पर कर्व और लाइन में सबसे ऊपर लाइन है, तो सबसे ऊपर वाला जो भी फंक्शन आपका होगा वहां से लेकर, यानी स्ट्रिप, ये देखें ना, ये स्ट्रिप का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस R ऑफ x होगा, राइट जी। सिमिलरली आप अगर नीचे वाले कर्व को देखें या स्ट्रिप को देखें, ये जो स्ट्रिप का बॉटम है वहां से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस हमारा स्मॉल r ऑफ x होगा। अब ऊपर फॉर्मूला देखें जो मैंने लिखा था, कैपिटल R ऑफ x मींस द इक्वेशन विद लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिप टू रोटेटिंग एक्सिस, यानी ऐसी इक्वेशन जिसका डिस्टेंस स्ट्रिप से लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिप टू रोटेटिंग एक्सिस। आप देख सकते हैं ये वाकई लार्जेस्ट डिस्टेंस है कैपिटल R ऑफ x, मगर कहां से, स्ट्रिप से रोटेटिंग एक्सिस का, माइनस रोटेटिंग एक्सिस। अब बच्चों अगर आप गौर करें इक्वेशन विद लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिप टू रोटेटिंग एक्सिस कितना है, -x+3 है। क्यों -x+3 है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो लार्जेस्ट डिस्टेंस में सबसे ऊपर ये लाइन आ रही है और लाइन की इक्वेशन है -x+3, यहाँ पे आ गया -x+3 माइनस रोटेटिंग एक्सिस। बच्चों रोटेटिंग एक्सिस हमारा x एक्सिस है, और क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है तो यहाँ पर माइनस का 0 आ गया और कैपिटल R ऑफ x यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब स्मॉल r ऑफ x भी देख ले, स्मॉल r ऑफ x में छोटा डिस्टेंस लेना है, स्मॉलर डिस्टेंस, कहाँ से, स्ट्रिप से। तो आप देखें ये स्ट्रिप है, ये इसका स्मॉलर डिस्टेंस है, और स्ट्रिप ये जो हम देखेंगे ये कर्व पर बैठी हुई है, ये कर्व है। तो यहाँ पर पहले कर्व की इक्वेशन आएगी जो कि x² + 1 होगी, माइनस रोटेटिंग एक्सिस x एक्सिस है तो वहां पर y 0 होगा,
स्मॉल आर ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने अपना वॉल्यूम निकालना है, क्रॉस सेक्शन निकालना है। फार्मूला क्या लगेगा, पाई ए टू बी आर एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल आर एक्स स्क्वायर। आर ऑफ एक्स हमने पिछले केस में निकाला है माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, स्मॉल आर एक्स भी निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और लिमिट्स फ्रॉम -2 to 1। आई होप आपको ये कैलकुलेशन जरूर आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। पहले पे ए प्लस बी स्क्वायर लगाया, दूसरी पर भी ए प्लस बी और इंटीग्रेशन की है। देन आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट से ये आंसर खुद ही कैलकुलेट एक दफा जरूर कर लीजिए। सो लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस। तो अगेन हम वही काम करेंगे कि हम इसको पहले स्केच कर लेंगे, बट एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स आ रहा है और अंडर रूट एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती हैं। तो डेट्स वाई हम इसको 0, 1, 2 इस तरह की वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने वैसे ही कुछ नेगेटिव वैल्यूज डाल के बताया है कि इस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, आप देख भी लें। मगर आपने ऐसे नहीं करना है, -2 -1 नहीं डालना। मैंने इसमें 1 डाली है और 2 डाला है, तो आप 2, 3 कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो 0 पर 0 होगा, अगर आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसको अगर हम स्केच करें तो बी केयरफुल, आप ये चीज़ देखें कि पहला ये वाला ग्राफ आ रहा है √2x का, क्योंकि देख सकते हैं 0 पर 0 है और 1 पर, ये 1 पर 2 है। अब इसको मजीद 2 पर देख सकते थे और 3 पर भी, तो ग्राफ बढ़ता रहेगा। दूसरा है y इक्वल टू 2। अब आपको पता है y इक्वल टू 2 क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि 2 में से पास कर रही होती है, और लास्ट x इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है। x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 0 लिखा गया है, हालांकि ये x इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस वाली। तो आप जरा ऑब्जर्व करें कि रीजन कौन सा बाउंड हो रहा है। क्या रीजन यही वाला नहीं बाउंड हो रहा जो यहाँ पर हमने देखा है। ये रीजन किस किस के दरमियान है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू √2x एंड x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है। तो इसके दरमियान ये रीजन बाउंड हो रहा है। अब आप बाकी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अबाउट x एक्सिस है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो x एक्सिस होगा। अब यहाँ पर हमने वर्टिकल स्ट्रिप को यूज करना है, क्योंकि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन x एक्सिस होगा। अब वर्टिकल स्ट्रिप ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगी, मगर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर वॉशर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है कि रोटेशन अबाउट x एक्सिस है, सो वी विल यूज द वर्टिकल स्ट्रिप लाइक दिस वन। ओके जी, तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि हमारी यहाँ पर बाउंड्रीज बहुत आसान काम है। मैंने बताया था अगर गिवन नहीं है तो आपको ये कर्व 2√x और ये लाइन y इज इक्वल टू 2, इनको इक्वेट कर लें, इनको इक्वल रख ले। इक्वल रखने के बाद स्क्वेयरिंग करें तो बाउंड्रीज आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। तो बाउंड्रीज आर फ्रॉम 0 to 1, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है। तो बाउंड्रीज भी हमें मिल गई। अब बच्चों रेडियस पर आएंगे, शाबाश, जरा इसका रेडियस गौर से देखें। इसमें जो कैपिटल R ऑफ x है वो मैंने क्या नाम दिया है, देखिए मैंने क्या कहा था, जो ऊपर वाली कर्व ऊपर है या लाइन ऊपर है, तो ऑब्वियसली आपको ये लाइन ऊपर नजर आ रही है। और दूसरी बात है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस देखना है स्ट्रिप का रोटेशन एक्सिस से। तो देखिए ये लार्जेस्ट डिस्टेंस, ये वाला लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि स्ट्रिप को गौर करें तो स्ट्रिप का ऊपर वाला पोर्शन इस पर कट कर रहा है। तो ये यहाँ से रोटेशन एक्सिस तक हमारे पास कैपिटल R ऑफ x और ये वाला स्मॉल r ऑफ x। अब जरा खुद बनाएं कैपिटल R ऑफ x का आंसर क्या होगा। तो हमारे पास लार्जेस्ट डिस्टेंस, हमारे पास पहले y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रोटेटिंग एक्सिस x एक्सिस है, वहां पर y क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास पहले इक्वेशन में कैपिटल R ऑफ x क्या बन जाएगा, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। स्मॉल r ऑफ x क्या बन जाएगा, इक्वेशन विद स्मॉलर डिस्टेंस। तो स्मॉलर डिस्टेंस में अगर आप देखें तो स्ट्रिप किस पर कट कर रही है, इस कर्व पे कर रही है। तो कर्व में क्या होगा, 2√x होगा माइनस, और आपका इस दफा रोटेशन एक्सिस कौन सा है, ये x एक्सिस है जहां पर y0 होता है, ये y0 है, x0 नहीं है। अब वही हम काम करेंगे जो प्रीवियस केस में हमने किया था, कि हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे r ऑफ x 2 है, स्मॉल r ऑफ x 2√x² है, कैलकुलेट करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये आपको आनी चाहिए। अपर लोअर लिमिट से आपका वॉल्यूम 2 × पाई हो जाएगा।
सो दिस इज लास्ट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी केयरफुली इसको देखें। वो कहता है द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो भी स्केच होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, इज रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस टू जनरेट अ सॉलिड। इस केस में ये पहला क्वेश्चन है जिसमें y एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 जी हमारा कि हमने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा, मैंने इसको f ऑफ x का नाम दिया, आप y ही रहने दें, और दूसरे को g ऑफ x का दिया है। ये पॉइंट्स मैं बारहा बता चुका हूँ कि ये कैसे स्केच करने हैं, इनको आप खुद देखिएगा कि पहले x की वैल्यू -2 से 2 तक हमारे पास ये हमें ब्लू कर्व मिलेगा, और g ऑफ x इज इक्वल टू 2x पे हमें ये एक ग्रीन लाइन मिलेगी। अब बच्चों यही रीजन हमारा बाउंड हो रहा है। अब जरा अज्यूम करें जब इसको y एक्सिस के गिर्द रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक वॉशर ही मिलेगा। क्या रीजन है कि यहाँ पर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन y एक्सिस है, और हमने कहा था जब y एक्सिस होगी तो हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे। अब आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर, आप जैसे आप अपना पेन उठा लें और इस कर्व के अंदर रखें बिल्कुल हॉरिजॉन्टली। अब आप देखें जब आप उसको एक एज अ स्ट्रिप देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर तो नजर आएगी y एक्सिस के ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, मगर उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी। दैट्स वाई यहां पर वॉशर मेथड हमारे पास एप्लीकेबल हो जाएगा, लाइक दिस वन। हम यही कह रहे हैं कि रीजन इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो वी विल यूज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, नॉट अ वर्टिकल स्ट्रिप। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, हमने बाउंड्रीज निकालनी है। अब देखो बच्चों, जब हमने इसको एक्स एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे तो बाउंड्रीज में जो एक्स की वैल्यूज ही बाउंड्री आया करती थी। अब जब इसको y एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो बाउंड्रीज हमारे पास x की वैल्यू नहीं होंगी, y की वैल्यू होंगी। अच्छा, ये y की वैल्यू होंगी तो कैसे होंगी? अगर आप गौर करें तो आपके पास ये दोनों कर्व तो y की वैल्यूज हैं, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं जैसे हम करते हैं तो वो तो हमें x की वैल्यू देगा, y की वैल्यू नहीं देगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म ऑफ y। जैसे पहले में यहाँ पर ये कर्व थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो x इज इक्वल टू रूट वाई। दूसरे में देखेंगे y इज इक्वल टू 2x था, तो x इज इक्वल टू y बाई 2। अब आप गौर करें यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन इन टर्म ऑफ y आ गई है। अब हम इन दोनों को अगर इक्वेट करें, दोनों को इक्वल रखें, तो हमारे जो आंसर आएंगे वो इन टर्म ऑफ y आएंगे, लाइक दिस। अब देखिए मैंने दोनों को इक्वेट किया, अब 2 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू रूट वाई इज इक्वल टू वाई, स्क्वेयरिंग करें, सॉल्व करें, तो आपके पास बाउंड्रीज y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। हमारा स्टेप नंबर 4 इंपॉर्टेंट होता है कि हमने किस तरीके से कैपिटल R ऑफ x और स्मॉल r ऑफ x देखना है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करें, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर कैपिटल R ऑफ x हमने कैसे रखा है। देखें डेफिनेशन क्या होती है कैपिटल R ऑफ x की, कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है कहाँ से, कर्व से एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अच्छा गौर करें जरा, तो देखिए इस दफा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये y एक्सिस है, x एक्सिस नहीं है। अब लाइन हम ऐसे वर्टिकल नहीं बना सकते, तो देखें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से शुरू करेंगे, ये पहली लाइन देखें, और जाते 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 हमारे पास या तो इस कर्व पे जाएगी या पहले वाले कर्व पे जाएगी। ऑब्वियसली जो बड़ा वाला डिस्टेंस है वो कैपिटल R ऑफ x होगा, जो छोटा डिस्टेंस है वो स्मॉल r ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कैपिटल R ऑफ x की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, हमने क्या कहा था कि हमारे पास लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिप टू रोटेटिंग एक्सिस माइनस रोटेटिंग एक्सिस। अब बच्चों गौर करें तो हमारे पास पहले जो कर्व आ रही है वो ब्लू कर्व आ रही है, ये वाली मैक्सिमम में, तो उसकी इक्वेशन क्या है, अंडर रूट वाई माइनस रोटेटिंग एक्सिस की इक्वेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस रोटेटिंग एक्सिस है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 0। सेम एज अगर स्मॉल r ऑफ x को देखें तो यहाँ पर हमारा पहले क्या आएगा, ये हमारी ग्रीन लाइन की इक्वेशन आएगी जो क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x था, तो 2x माइनस 0। यही बात मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है कि देखें ये प्रीवियस केस में ये वाली बात थी हमारे पास, राइट जी, कि ये मैंने स्केच का थोड़ा सा हिस्सा दिखाया, तो आप गौर कर सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, देखिए रोटेटिंग एक्सिस से लेके ये कर्व का। अच्छा एक चीज याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन इन टर्म ऑफ
क्या होनी चाहिए जी, y होनी चाहिए। जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी क्या होगा, अंडर रूट वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। क्यों अंडर रूट वाई आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस केस में मैंने बता दिया था इन टर्म ऑफ वाई होना चाहिए और स्मॉल आर ऑफ वाई आ जाएगा। और लास्ट में अगर हम मूव करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या होगा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होगी और इंटीग्रेशन के बाद हम ये देखेंगे कि इसके आंसर्स क्या हो रहे होंगे। तो लास्ट स्टेप को आपने ज़रूर यहाँ पे वेरीफाई करना है और ये देखना है कि हमारे पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होनी चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्यों होगा, क्योंकि ये किसके गिर्द रोटेट हो रही है, रोटेटिंग अलोंग y एक्सिस। अब ज़रा आप रिकॉल करें, हमारे पास सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं, अब सिर्फ हमारे पास क्या चीज़ रह गई है यहाँ पर, वो रह गया है फॉर्मूला। ओके जी, अब फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, ज़रा ऑब्जर्व करें आप। अब फॉर्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू ए टू बी पाई इंटू आर स्क्र वाई, कैपिटल आर में जाएगा और दूसरा हमारे पास स्मॉल आर में चला जाएगा। तो वो फार्मूला आप इस पे अप्लाई करोगे लाइक दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस केस में x था, यहाँ पर y है। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है जो मैंने निकाली है, इसकी कैलकुलेशन एक दफ़ा आपने ज़रूर खुद देखनी है, तो आपको इंटीग्रेशन समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये तमाम एग्जाम्पल्स थी, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।